स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ है मानसी। मार्केट्स देखें तो ऑफ कोर्स गैप डाउन जो है ओपनिंग आई है और ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द लोअर साइड जो है पूरा ट्रेंड कर रहा था दिन में। ऑफ कोर्स उसकी जो है इम्पैक्ट एनालिसिस हमको देखने मिली थी। लेकिन आज जो है हमारे शो में क्या क्लोजिंग कॉल में खास है उसको हम जो है पहले बता देते दर्शकों को। सबसे पहले 2:05 पे एफएनओ स्ट्रैटेजी जो है मार्केट चेक वो रहने वाली है। 2:10 पे क्लोजिंग ट्रेड्स रहने वाले हैं। 2:30 2:30 बजे जो है निकुंज की नज़र इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, उस पर भी नज़र रहेगी। 2:40 को ऑप्शंस के चैंपियन रहेंगे, जहां पे ऑप्शंस के कौन से कमाई के मौके होते हैं उन पे नज़र रहेगी। 3 बजे मार्केट्स का 3 का लिंक रहेगा, जहां पे स्टॉक्स एंड न्यूज़ जो इम्पैक्टफुल है उस पर हमारी नज़र रहने वाली है। वही 3:10 पे BTST STBT ट्रेड्स क्या रहेंगे उस पर नज़र रहेगी। और 3:20 को इवेंट्स टू वॉच, इस पे भी जो है हमारी जो है चर्चा होगी। लेकिन आज जो है बाजार बड़ी बातें उस पे नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले निफ्टी 24,000 के पास 300 अंकों की जो है कमजोरी आज दिन के ट्रेड में देखने मिली है। निफ्टी बैंक करीब 750 अंक टूटा 53,600 लेवल्स के पास। रियल्टी शेयरों में भारी गिरावट आई है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोडा 5% नीचे है। वही डिफेंस शेयरों में खरीदारी देखने मिल रही है। भारत डायनेमिक 6% ऊपर है। सरकारी बैंकों में भी तेजी आई है, जहां पे यूनियन बैंक करीब 6% ऊपर देखने मिल रहा है। तो ये तो बाजार की बड़ी बातें हैं। लेकिन मानसी, आप हमें ज़रा बताएं कि क्या बाजार के बिग बजर्स हैं? बिल्कुल बजिंग मोमेंटम की भी बात करेंगे, लेकिन सीमा पर फिलहाल शरद जो हालात बनते हुए दिख रहे हैं, लगातार भारतीय सरकार और भारतीय सेना डटकर उसका मुकाबला कर रही है। और भारतीय सेना जितनी मेहनत कर रही है और नागरिकों की कह सकते हैं सेफ्टी का जितना ख्याल कर रही है, जितना नमन करे उतना कम है। और इसी बीच भारतीय बाजार भी जूझते हुए, अब देखिए आज का सत्र जो है सेशन है और बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको बताया था कि एक तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस ढेर सारे हैं। ग्लोबल मार्केट से भी मानो टेंशंस कम ही हुए थे और अब जियोपॉलिटिकल टेंशन इंडिया पाकिस्तान के तनाव के बीच आते हुए, और इसके चलते बाजार को ये चीज़ को डाइजेस्ट करना है। और साथ ही फ्राइडे सेशन यानी कि वीकेंड आ चुका है। अब सोमवार के दिन बाजार किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ओवर द वीकेंड अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा ये जानना बेहद मुश्किल है। और बड़े ट्रिकी सिनेरियोज हैं। नॉन डायरेक्शन लगातार हम बोल रहे हैं बाजार के लिए, इस वक्त डायरेक्शन जो है वो भापना बेहद मुश्किल हो चुका है। 23,988 के स्तरों पर इस वक्त बाजार खड़ा जरूर है, लेकिन 24,274 के स्तर भी आज के सत्र में हमने देखे। 24,200 के लेवल्स को इनफैक्ट टिका कर रखने की कोशिश कर रहा था लगातार बाजार, लेकिन वहां से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए देखने को मिले हैं। बड़ी बातों में भी जैसे कि आप बता रहे थे कि 24,000 के स्तर जो हैं वो तोड़ते हुए इस वक्त 23,988 के लेवल्स। अब देखना यही होगा कि आज क्लोजिंग के दरमियान, क्लोजिंग होते होते क्या 24,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रख पाते हैं या नहीं। हम सिर्फ चुनिंदा शेयर है जहां पर एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट का रिएक्शन जो है वो बाजार के लिए काफी अच्छा आ रहा है। जिस पॉकेट्स में, जिस स्पेसेस में और जिन स्क्रिप्ट्स में स्टॉक्स में रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट का रिएक्शन, अच्छे नतीजों का एक मजबूत रिएक्शन। कमजोर नंबर्स जो है वहां पर तो डाउन साइड है ही, लेकिन ऑल इन ऑल वॉलेटाइल मार्केट सिनेरियोज में भी ये रिजल्ट सीजन ही है जो कि मार्केट के मोमेंटम को बरकरार रखने का काम कर रहा है। अच्छा, ये एक हो गया। इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स पर भी नजर रखनी है। बाजार की ओपनिंग आज जब हमने की तब हमने आपको बताया था कि मार्केट की शुरुआत में ही डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स जो हैं, डिफेंस क्षेत्र जो है वो अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। HAL, BDL, BEL ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। वहीं शिप बिल्डिंग स्पेसेस पर भी लगातार नजर है। मैसगांव डॉक को अभी हमने फ्लैश किया, कोचीन शिपयार्ड में भी मजबूती का रुझान है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 5.25% तक की तेजी यहाँ पर दिखी जा चुकी है। अच्छा खासा एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है और ये एक्शन लगातार इंटैक्ट है। जैसे कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ, ये सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। भारतीय सेना और उनकी वीरता का तो गुणगान लगातार हम कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में भी वो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं जो कि आज बाजार को बचाने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बजिंग स्टॉक्स का मोमेंटम कहां पर है वो एक बार आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजी भी देखेंगे और इन स्तरों पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स बाजार का हाल कैसा देख रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बिग बजर्स की अगर बात करें, सबसे पहले हर पैमाने पर नतीजे टाइटन के मजबूत आए। टाइटन
के नंबर्स आए उसके ठीक बाद हमने उनके मैनेजमेंट से बातचीत भी की और उनसे समझने की भी कोशिश की कि उनके तमाम सेगमेंट्स, चाहे ज्वेलरी सेगमेंट हो, वॉच सेगमेंट हो या फिर आईवेयर सेगमेंट हो, वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। और ऑल इन ऑल उनका ये कहना था कि हर सेगमेंट, इनफैक्ट उनका सॉलिटेयर सेगमेंट जो है, जहां पर पिछले कुछ क्वार्टर्स से सॉफ्टनेस थी, वहां पर भी डेवलपमेंट होता दिखा। और इसी के चलते टाइटन के स्टॉक प्राइस, सोने पे सुहागा टाइटन जैसी कंपनी के लिए तो ये है कि इस वॉलेटाइल सिनेरियो में, उतार चढ़ाव वाले बाजार में लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड यानी कि प्रेशियस मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सीधे तौर पर वहां से भी उन्हें एक मूव, कह सकते हैं, एक पॉजिटिव मूव मिलता है। टाइटन के स्टॉक प्राइस में करीब 3.5% की तेजी, हर पैमाने पर नतीजे काफी मजबूत, और ये नतीजों का असर था जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिला। चौथी तिमाही में अगर नतीजों की ही अगर बात करें, अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर हर लिहाज से नंबर्स के टर्म्स में देखने को मिला। टाइटन के साथ साथ एलएनटी के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि चौथी तिमाही में एलएनटी के नंबर्स भी बढ़िया आते हुए देखने को मिले। खास तौर से हमने देखा कि शेयर में करीब 3-3.5% तक की तेजी, और ये तेजी अब भी यहां पर कायम है। अच्छे नतीजों के दम पर ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो टाइटन और एलएनटी आज बाजार की शुरुआत के साथ ही फोकस रेडार पर है, चर्चा का विषय भी बने हैं, और लगातार फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट से भी उनका नजरिया जो हम जान रहे हैं, ये पॉजिटिव दोनों पर देखने को मिला है। इसके अलावा यूएस यूके में ट्रेड डील से तेजी हम देख रहे हैं। टाटा मोटर्स, पिछले दिनों हमने देखा था यूएस और यूके ग्लोबल कह सकते हैं सिनेरियोज में काफी सारी खबरें आ रही हैं, और जो सारी खबरें आ रही है इवेंचुअली भारतीय बाजार के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिव साबित होती हुई दिखी है। इंडिया यूके एफटीए अग्रीमेंट पर सहमति बनना, उसके ठीक बाद भी कई सारे सेक्टर्स थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर, जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। और अब यूएस यूके में जो ट्रेड डील की खबरें आई हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि डोमेस्टिक प्लेयर्स में, पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4.25% के गेंस के साथ ये स्टॉक जो है मजबूती पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कमजोर नतीजे, जहां नंबर्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एक्शन, लेकिन मुथूट माइक्रो फाइनेंस के नंबर्स जो है नेगेटिव आते दिखे, और उसका नेगेटिव एक्शन स्टॉक में, इसे कह सकते हैं बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे, करीब 11% की गिरावट 130 के लेवल्स पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक जो बिकवाली दिखाते हुए बिल्कुल नजर आ रहा है। और डिफेंस क्षेत्र, जिसकी अभी अभी मैंने बात की, अच्छा खासा एक्शन ही नहीं, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच ये कामकाज करते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन एक और स्पेस है जहां पर नजर होनी चाहिए, भारत पाकिस्तान के तनाव से होटल और एविएशन स्टॉक्स पर हम देख रहे हैं दबाव का माहौल है। एविएशन इन पर्टिकुलर, क्योंकि ये तनाव है, इस तनाव के चलते भारत में कई सारे एयरपोर्ट्स भी हैं जहां पर ऑपरेशंस को हॉल्ट करने की खबरें आती हुई दिखी हैं, और इन्हीं के ठीक बाद एविएशन और साथ ही होटल रिलेटेड स्टॉक्स पर खास तौर से गिरावट। इंडियन होटल्स, ईआईएच जैसे काउंटर्स, इंटरग्लोब एविएशन, ये सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। एक नजर इंडेक्स पर डालेंगे और हमारे साथ हमारी फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। मार्केट अगर देखेंगे, निफ्टी 23,986 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज करता हुआ, ऑलमोस्ट 1.5% डाउन ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो ये गिरावट जो है बड़ी नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह गिरावट जो है ये हावी होती हुई देखने को मिली है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी एक्सपर्ट को आज शामिल करते हैं हमारे शो में। रिसर्च की फाउंडर एंड फंड मैनेजर सोनम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम, इट्स रियली गुड टू सी यू विद अस। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मानसी दवे दिस साइड, पहली बार क्लोजिंग कॉल में आप हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इट विल बी अ लॉन्ग कोऑर्डिनेशन। इट्स रियली नाइस टू हैव यू विद अस सोनम। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। ओके सोनम, टू स्टार्ट विथ फंडामेंटली बाजार पर ही एक नजरिया आपका जानना चाहेंगे। देखिए, लॉट ऑफ हैपनिंग्स इन द मार्केट्स, और एक के बाद एक, इनफैक्ट अक्टूबर के महीने से ही कह सकते हैं कि मार्केट लगातार एक्सीडेंट्स को झेल रहा है, लगातार इवेंट्स एंड हैपनिंग्स को झेल रहा है, इसे डाइजेस्ट भी कर रहा है। लेकिन मानो उठने की कोशिश करे और एक और इवेंट आ जाता है, एक और हैपनिंग हो जाती है, चाहे फिर वो ग्लोबल सेटअप की तरफ से हो या फिर डोमेस्टिक ट्रिगर्स हो। कैसे देख रही हैं मार्केट के मूड माहौल को आप? तो यहाँ पे मानसी, आप लोगों ने अभी बात की कि बाजार में भले ही इतनी वॉलेटिलिटी हो, एसआईपी का फ्लो बढ़ते जा रहा है, और अगर आप देखें तो एफआईआईज भी इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यूएशन नंबर्स हैं इस मार्केट में, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलेंगी। और अगर आप पिछले सालों में कुछ अपने पसंदीदा शेयर ना खरीद पाए हो क्योंकि वो ज्यादा रन अप कर चुके थे, आई थिंक मार्केट आपको इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है
उसमें पार्टिसिपेट करने की। तो हम इस करेक्शन को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और जो माहौल है आज का, जहाँ पे वॉर की सिचुएशन थोड़ी एस्केलेट हो रही है, हमें लगता है कि क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो इंटरनेशनल इंटरवेंशन से ज़रूर मेरे ख्याल से एक सेटलमेंट होना चाहिए जल्द से जल्द। और जो करेक्शन है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसी कंपनियों को बाई करने का जो डोमेस्टिक मार्केट को फेवर करती हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस कर रही है। क्योंकि अभी बाहर के का माहौल हमें इतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक्स इंप्रूव होते दिख रहे हैं। और जो कंपनियां डोमेस्टिक फोकस हैं, आपको अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं, मुझे लगता है इसको बाई करने का ये अच्छा अच्छा मौका है। तो अच्छा मौका हो सकता है डोमेस्टिक बेस वाली कंपनीज़ का। इसमें आप एफएमसीजी कंपनीज़ को भी काउंट कर सकते हैं, और शायद डोमेस्टिकली अगर आप डिफेंस वाली कंपनीज़ भी देखें जो भारत की अपनी कंपनीज़ हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। मैम, पहले तो जय हिंद, और आपसे आज बातचीत करके अच्छा लगेगा, और सारी चीज़ें हम थोड़ा आपसे समझेंगे सोनम। लेकिन मेरे को ज़रा ये बताइएगा कि इस समय अगर मेरे को ट्रेड लेना हो और मैं पहली बार मार्केट के अंदर उतर रहा हूँ, मैं को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बाज़ार का, मैं बहुत प्रोफेशनल भी नहीं हूँ मार्केट्स का, तो मेरे को 2-4 शेयर्स आप बता पाएंगे अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है, तो जहाँ पे मैं सीधा एसआईपी शुरू करूँ या मैं सीधा शेयर्स लेना शुरू करूँ आज से? आ, 2-4 शेयर्स का अगर यहाँ पे नाप लें, तो देखिए, हम लोग एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रन करते हैं, तो मे बी जो मैं रिकमेंडेशन दूँ उस पर हमारी होल्डिंग हो सकती है, ये डिस्क्लेमर मैं दूंगी। बट यहाँ पे अगर आप शेयर्स पिक करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कुछ शेयर्स आप एफएमसीजी बास्केट में या फिर रिटेल बास्केट में पिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म पिक्स मिल सकते हैं इस टाइम पे, अगर आप एफएमसीजी या रिटेल सेगमेंट में जा रहे हैं। रिटेल सेगमेंट में बात करें तो स्टॉक जैसे वी मार्ट या V2 रिटेल, ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी अट्रैक्टिव हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी आई थिंक हम बड़े प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक यहाँ पे पोजीशन लेने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन पे हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा करेक्शन आया हुआ है, और मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से एक अच्छी लॉन्ग टर्म पिक हो सकता है। सिमिलरली कोटक बैंक आपके लिए एक अच्छी लॉन्ग टर्म पिक हो सकता है। यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स में जरूर आज एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। डिफेंस स्टॉक्स अपनी हिस्टोरिक वैल्यू से काफी अंडर वैल्यूड है, बट आई थिंक उनका जो रिएक्शन रहेगा वो पूरा जो ये वॉर की सिचुएशन है उसके बेसिस पे रहेगा। तो आई थिंक वो थोड़ा इवेंट ड्रिवन है, तो इसलिए आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग कुछ डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स अभी सीन बदलता रहेगा, टैरिफ में क्या होगा, ट्रेड डील के बाद क्या होगा, चाइना क्या करेगा, उसके बाद आई थिंक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स का आउटलुक इतना क्लियर नहीं है। वैसे आईटी का आउटलुक इतना क्लियर नहीं, क्योंकि वो बाहर पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के बेसिस पे जो शेयर्स हैं, जैसे कुछ एग्रोकेमिकल शेयर्स हुए, इस बार बारिश अच्छी होने वाली है, तो वहां पे आप कुछ स्टॉक पिक कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया एक बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहा है, और पीएलआई स्कीम अलग अलग सेगमेंट्स को बेनिफिट कर रही है। तो वहां पे स्टॉक्स जैसे कि पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, वहां थोड़ी तो वैल्यूएशन बढ़ गई है, पर बहुत अच्छा स्टॉक है। ऐसे स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। नहीं सोनम, आपने काफ़ी अच्छे से सारे स्टॉक्स के नाम भी लिए, और उसमें मैं देख भी रहा था कि क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, और दूसरा आप उसके पीछे की रीजनिंग भी बता रहे थे। ये सॉर्ट ऑफ ये पूरा चंक अगर आप ढंग से सुने तो आपको काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप मार्केट्स में नए हैं, ज़्यादा समझते नहीं हैं, समझना भी नहीं चाहते, तो फिर आप सीधे सीधे सूखे सूखे साफ इस्तेमाल कर सकते हैं। देश की टॉप 50 कंपनीज ढूंढिए, आपको जो ठीक लगता है आप वो पकड़ लीजिए, और आप उससे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे एसआईपी करिए, चाहे आप एक साथ पैसा डालिए, या जैसे भी आपको ठीक लगता हो।
राजेश पालविया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। राजेश सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जय हिंद और भारत माता की जय। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर सैनिकों को हम इसी तरह से उनका मोरल बूस्ट कर सकते हैं स्टूडियो में बैठ के, और अपने आप को भी काफ़ी हद तक गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं इसी तरीके से। तो इसलिए जय हिंद के साथ मैं आज आपके साथ इंटरव्यू की शुरुआत कर रहा हूं। सर एक बार मेरे को जरा इंडेक्स की गाइडेंस दे दीजिएगा सर। 20 से 22 के विक्स पे हमको काम करना आता नहीं है, इट्स वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन, कैसे काम करना है इंडेक्स पे? जय हिंद डिम्बिज। तो देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी। जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल टेंशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है, और विक्स भी 21 के लेवल पे है अभी, तो बिल्कुल वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगी। अनसर्टेनिटी का माहौल है, कितना लंबा चलेगा ये, उसके चलते अभी मार्केट में ट्रेडर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा यहाँ पे डावाडोल है। और इस तरीके की सिचुएशन में वैसे भी एग्रेसिव बैट लेना भी एक कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा। तो हमें लगता है थोड़ा लाइट ही रहना चाहिए मार्केट में, जब तक कि एक बार पूरी क्लैरिटी नहीं होती इस इशू को लेके। निफ्टी के लेवल की बात करें तो हम 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन एरिया है। उसके नीचे अगर फिसलते हैं तो फिर हम 23,800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 24,000 पे ऑलमोस्ट हमारा 200 डे मूविंग एवरेज भी इसके आसपास ही है। तो मार्केट जरूर ये लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी में। तो 24,000 के नीचे जाएंगे तो हम 23,800, जो कि एक इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा अगर ये गिरावट बढ़ती है तो। बट हमें लगता है जिस तरीके का आज मार्केट ने ओपनिंग के बाद से इस लेवल को होल्ड आउट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन यहाँ पे जरूर आते हुए दिख रही। तो कुछ समय के लिए हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा 23,800 24,300 की रेंज में, और आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़ी डायरेक्शन को यहाँ से अनफोल्ड करते हुए दिखेगा। बट लुकिंग एट द अदर पैरामीटर लाइक एफआईआई ने जिस तरीके से मार्केट में पिछले दिनों में हमें यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का फ्लो आते हुए दिखा है मार्केट में, उनका कॉन्फिडेंस वापस लौटा है हमारे मार्केट पे। अर्निंग्स में भी अगर देखें तो कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिला है। जिस सेक्टर में बड़े कंसर्न थे लाइक आईटी, वो सेक्टर भी एक अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, डिस्पाइट ऑफ कि जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी अभी भी नहीं और काफी कंसर्न बने हुए, लेकिन वो सेक्टर भी यहाँ पे एक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। और अगर हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखें तो एफआईआई का वो भी काफी इंप्रूव और पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिखा है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, और आज म्यूचुअल फंड का डेटा भी देखें तो वहां पे भी अगर हम देखें तो एक कॉन्फिडेंस क्लियरली देखने को मिला इन्वेस्टर्स की तरफ से कि म्यूचुअल फंड में भी फ्लोज हायर साइड पे ही आते हुए दिखे, और एसआईपी फ्लो भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखे। तो ये क्लियरली एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कॉन्फिडेंस बना हुआ है निवेशकों का। और हमें लगता है ये जैसे ही एक अनसर्टनिटी का माहौल खत्म होगा, मार्केट हायर साइड पे ही ब्रेकआउट करना चाहिए, और फिर एक बड़े टारगेट 24,800 25,000 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। बट टाइमिंग कंसोलिडेशन रहेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रक्चर वीक हुआ है क्योंकि हम 54,000 के नीचे फिसल चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में 54,000 54,200 मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होते तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। अदरवाइज कुछ समय के लिए हमें लगता है 54,500 से लेके 53,500 ये रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रेड करेगा। अगर 53,500 टूटता है तो फिर गिरावट और बढ़ते हुए दिख सकती है, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बैंकिंग स्टॉक्स में आते हुए दिख सकती है। जी, निफ्टी को लेके कंसोलिडेशन की राय है, और निफ्टी बैंक में जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे तो खास करके 53,500 52,400 के लेवल्स पे जो है एक रेंज पे जो है इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन राजेश सर, आप अपने कॉल्स के बारे में बताएं, क्या आपके कॉल्स हैं? बिल्कुल शरद जी। तो देखिए, स्टॉक जो पहला पसंद आ रहा है वो है केमिकल बास्केट से, और उसमें हमें लगता है एसआरएफ यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन इस वोलेटाइल मार्केट में, स्टॉक में एक स्टेबल स्ट्रक्चर, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो पूरी केमिकल बास्केट में देखें तो ये स्टॉक हमें लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस फर्दर और एक्सटेंड होगा, एंड स्टॉक में बड़े टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। अभी हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3100 से लेके 3150 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 2955 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो डिफेंस रिलेटेड थीम से ही पसंद आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये स्टॉक में भी देखें तो एक अच्छा सस्टेन्ड अपमूव स्टॉक ने डिस्प्ले किया है डिस्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी।
कंफर्टेबली स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे, ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जैसे ही स्टॉक में 320-25 के लेवल क्रॉस होंगे, एक बड़ा अप मूव भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 335 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 308 के आसपास। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस का प्ले रहेगा। और एसआरएफ की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेशन बिजनेस है और यहाँ पे जिस तरह प्राइसिंग की इनकी जो पावर वापस आ रही है, तो एक्सपेक्टेशंस है कि नंबर्स जो है आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में जो है अच्छे देखने मिल सकते हैं। और ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी, जहाँ तक मेरी ब्रोकर से बात हो रही है, पता चल रहा है कि एचएनआई सेगमेंट में एसआरएफ में बाइंग आ रही है। एंड ऑफ कोर्स एसआरएफ अगर बात करें तो उसके साथ साथ नवीन फ्लोराइन को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। एसआरएफ में तो आपकी राय हमने समझ ली राजेश सर, लेकिन राजेश सर अगर बात करें नवीन फ्लोराइन की तो इसके एक बार चार्ट्स लेके आते हैं। यहाँ पे भी जो है मोमेंटम बन रहा है, खासकर की जो रेफ्रिजरेंट गैसेज है उसको लेकर आप देखिए थोड़ी सी जो बाइंग जो है अभी आ रही है पिछले आधे घंटे में। तो नवीन फ्लोराइन को लेकर अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लगते हैं इनके चार्ट्स के, ज़रा बताएं। तो बिल्कुल शरद जी, ये स्टॉक भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और जिस तरीके से नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 4500 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे बाय का ट्रेड बिल्कुल रखा जा सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई 4760 4800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और 4800 का अगर ब्रेकआउट ये करने में कामयाब होता है, तो फिर स्टॉक में 5200 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। टाइम बिंग के लिए हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 4500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बिल्कुल होल्ड रखें। 4750 यहाँ पे हमें लगता है नियर टर्म में एक टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो नवीन फ्लोराइन भी एक अच्छा चॉइस होगा अगर केमिकल बास्केट में किसी को अल्टरनेट स्टॉक आइडिया यहाँ पे बाय करना है। चलिए, एसआरएफ और नवीन फ्लोरीन केमिकल बास्केट में इस वक्त ये स्टॉक्स हैं 4600 के लेवल्स पर 1.25% की तेजी पर नवीन फ्लोरीन में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। यहाँ से तेजी और बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और इसी के चलते राजेश जी के फोकस रेडार पर एसआरएफ पर स्ट्रैटेजी भी, उनके टारगेट स्टॉप लॉसेस लगातार हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं ताकि उनकी स्ट्रैटेजी जो है पूरी तरह से आपको पता चले। इस बीच डिफेंस क्षेत्र में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है राजेश जी, और आज सुबह से ही एक्शन जो है बिल्कुल कायम है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीडीएल, बीएल पर आपने अपना एक टेक भी दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ शिप बिल्डिंग स्पेस में कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक के स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। पूरा का पूरा स्पेस है बढ़िया एक्शन दिखा रहा है। भारतीय सेना जिस तरह से एक्शन मोड में है, डिफेंस सेक्टर भी एक्शन मोड में है। बिल्कुल मानसी जी, तो डिफेंस स्टॉक्स में आज काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा, और सारे ही स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो एक बाइंग का रुझान इस पूरे सेगमेंट में ही बनते हुए दिखा। और कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेशन में कि अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज और बिजनेस यहाँ पे आगे आने वाले समय में इनके क्वार्टरली नंबर्स और इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है मजगांव डॉक में भी एक अच्छा 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम बनाया है। तो यहाँ पे हमारी सलाह बिल्कुल बाय की है। 2760 2780 ये इसके मेजर सपोर्ट एरिया है डाउन साइड में। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में 3200 तक की अपसाइड बिल्कुल आते हुए दिख सकती है। वही अगर हम देखें तो बीडीएल का भी स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव होते हुए दिखा है आज के सेशन में। जिस तरीके से स्टॉक अब 1500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे भी अगर ये फॉलो बाइंग एक्शन बनता है तो नेक्स्ट टारगेट 1640 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। वहीं हम दूसरे स्टॉक्स भी देखें तो इसी क्षेत्र में बीईएल तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। पारस डिफेंस को भी देखें, ये स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई 1590 की तरफ ये मोमेंटम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो इसको भी फोकस में रखा जा सकता है। वही हम मिड कैप स्टॉक की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। तो ये स्टॉक भी हमें पसंद आ रहा है डिफेंस रिलेटेड थीम में, और हमें लगता है कि यहाँ पे 145 150 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 120 रुपए के आसपास। डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां जिस पर लगातार एक्शन भी है, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के क्लोजिंग ट्रेड्स का हिस्सा भी रही और इस पर पॉजिटिव नजरिया भी बनता हुआ इस वक्त
को मिला है। बात करेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की, और सोनम ओवरऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका एक आउटलुक हम जानना चाहेंगे, बिकॉज ज़्यादातर बैंक्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन वैसे अगर देखा जाए तो मिक्स बैग रहे हैं। रिजल्ट सीजन में कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जहां से काफ़ी हद तक सपोर्ट्स डेवलप हुए हैं, और कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां से अब भी मोमेंटम जो है दिखना बाकी है। लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, क्वार्टरली अपडेट्स जब आना शुरू हुए तब से कन्विक्शन डेवलप हुआ था, एंड ज़्यादातर बैंक्स, एक हाथ को छोड़ दें, चाहे फिर वो सरकारी कंपनियां, निजी क्षेत्र की बैंक्स हो, नेट इंटरेस्ट इनकम, कासा रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर वैसे तो खरी उतरती भी नज़र आ रही है। इस वक्त मार्केट में डाउन टर्न्स नज़र आ रहे हैं। इस डाउन ट्रेंड को बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर एंट्री पॉइंट देनी है तो कैसे प्ले आउट करना चाहिए? बिल्कुल, तो जैसे आपने बात की कि फंडामेंटली अगर आप बैंक्स को देखें तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बाद उनका जो फंडामेंटल रिस्क है वो काफी अच्छे से कवर होता दिख रहा है। बैंक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज भी आई है, जैसे कि एलसीआर रेशियो था जो कम कम किया था आरबीआई ने। यहाँ पे नोटेबली आपके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के काफी अच्छे रिजल्ट आए थे, और आरबीआई ने जो डिजिटल बैंक्स के लिए भी जो चीजें आसान की हैं उससे भी आई थिंक कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ऐसे बैंक्स में आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से, और अभी रेट कट भी आई थिंक आरबीआई ने 2 रेट कट प्रोजेक्ट करे हुए हैं। आई थिंक एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में हमको 2 और रेट कट मिल सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमको दिखेगा कि कुछ टाइम बाद बैंक्स को अपनी मार्जिन्स पे भी थोड़ा बेनिफिट मिलने लगेगा, और जैसे ही रेट कट सिस्टम में आते हैं आपको क्रेडिट ग्रोथ भी दिखेगी। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में अभी के टाइम पे पोजीशन लेने का अच्छा टाइम है, और यहाँ पे हमें लगता है कि अगर आप वैल्यूएशन देखें, आरओए देखें बैंक्स के, उसके बेसिस पे आपको प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बहुत सारे जैसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिया और कोटक बैंक का नाम लिया, यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसे बैंक में पार्टिसिपेट करने का जो बहुत लिक्विड है, उनके साथ फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, रिस्क कम ले रहे हैं, और ग्रोथ भी इनकी काफी अच्छी है और आउटलुक भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, शॉर्ट टर्म यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, बैंक निफ्टी के लेवल आप लोगों ने डिस्कस किए, बट मेरे ख्याल से अगले कुछ क्वार्टर के लिए बैंक्स में बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी। इस करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझकर बैंक्स में बाइंग का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। इस वक्त 53,507 53,507 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में करीब 850 अंकों की गिरावट। दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ, निफ्टी पर भी एक नज़र होनी चाहिए। निफ्टी में भी गिरावट जो है इस वक्त हावी होती हुई देखने को मिल रही है, और इस वक्त देश में जो हालात है उसका एक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है जो कि मार्केट्स पर भी नज़र आ रहा है। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी लगातार हमारी नज़र है। 20 और 22 के लेवल्स जो कि कंफर्ट लेवल यानी कि 15, 16, 14, 15 के लेवल से काफ़ी दूर है, वहाँ पर इंडिया विक्स ट्रेड करता हुआ। इंडिया विक्स में स्पाइक कंसर्न पैदा कर रहे हैं, और लगातार बाजार के सेंटिमेंट्स जो है फ्राइडे हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक वॉलेटाइल टुवर्ड्स डाउन साइड। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार टेक्निकल नजरिया भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर राजेश जी से जानेंगे। आप बने रहें। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया विक्स स्लाइटली 3.5 से 3.25 के आसपास ही चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा तो बढ़ा हुआ नहीं है, और बाजार भी आज आपको रिएक्शन नहीं दे रहा है। एक बार जो फॉल आया, ना तो उसमें रिकवरी आ रही है, ना ही फॉल का एक्सटेंशन हो रहा है। ये टिपिकली मार्केट क्योंकि फ्राइडे के सेशन में भी ऐसा ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए, जैसा भी हो भी रहा है। लेकिन ध्यान रखा जाए, सैटरडे और संडे को कूल डाउन और स्पार्क अगर बढ़ती है तो बाजार वैसे ही मंडे को रिएक्शन देगा। स्पार्क बढ़ने पर विक्स आपको ब्रेकआउट होगा और उसके बाद बाजार और भी नीचे जा सकता है। और अगर थोड़ा कूल डाउन होता है सैटरडे संडे को मामला, तो विक्स कूल डाउन होगा और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कोई भी बड़ी पोजीशन ना रखें, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये 21-22 का विक्स करके भी दिखाता है। खैर एनी हाउ, अब हमारे साथ अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे उनके शेयर समझ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमोल सर नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय के साथ आज मैं आप इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा।
और मेरे को जरा बताइएगा सर, आपकी तरफ से आज के शेयर्स कौन से हैं? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ऐसे स्टॉक देख रहा हूँ जो बड़े सपोर्ट्स लेवल के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। इंडेक्स स्टॉक ही प्रेफर कर रहा हूँ, तो ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 233 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 250 और 255 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 225 का। आई थिंक एक करेक्शन कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है, रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इम्पोर्टेंट एक चीज ये है कि आज के फॉल में स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, लेवल्स अच्छे, अगर एक दो दिन में मार्केट बाउंस बैक होता है तो इसी स्टॉक में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा भी इंडेक्स स्टॉक्स में से ये है, टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 3430 के आसपास पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3600 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3360 का। आई थिंक ओवरऑल भी अगर हम आईटी देखते हैं तो ये 2 दिन के करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट अभी तक तो आईटी ने किया नहीं है। टीसीएस पे भी अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड हो रहा है। फिलहाल अभी का टेक्सचर अच्छा है, अगर बाउंस बैक होता है तो आईटी इंडेक्स और आईटी स्टॉक्स के जो लीडर है उसके ऊपर फोकस रहेगा। बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है, दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है आपका। टीसीएस शेयर भी मेरे को काफ़ी पसंद आया आपका, 3600 तक का आप टारगेट दे रहे हैं। ओएनजीसी एक वैल्यू हंटिंग हो सकता है आजकल के सिनेरियो में, तो इसलिए ओएनजीसी और टीसीएस दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन, दोनों बाय शेयर्स हैं। और जैसे मैं शुरुआत में भी आपसे कह रहा था कि अगर आपको ये मार्केट में एंट्री करनी है, बाज़ार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, समझना भी नहीं ज़्यादा जानते, तो ये दोनों शेयर F&O के भी पार्ट हैं, ये निफ्टी 50 के भी पार्ट है, और दोनों अपने अपने सेक्टर के दिग्गज कंपनी हैं। चाहें तो आप इनसे भी शुरुआत कर सकते हैं एसआईपी की। खैर, इसके अलावा कुछ और बड़े एक्शन वाले स्टॉक भी हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। तो आशीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है बिग एक्शन स्टॉक्स के लिए। आशीषा बताएं। बिल्कुल, तो आज बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले M&M फाइनेंस की बात करेंगे। राइट्स इश्यू कंपनी ने किया, भारी भरकम डिस्काउंट पे ये किया गया, जिसके चलते स्टॉक 4% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। तो M&M फाइनेंस इस स्टॉक में गिरावट 4% नीचे 244 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। नतीजों के दम पर कई सारे और स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। काफ़ी अच्छे नतीजे आए, अनुमान से बेहतर, जिसके चलते स्टॉक 5% ऊपर है। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 1% की तेजी दिखी, लेकिन मुनाफा करीब 50% से ज़्यादा सालाना आधार पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो अनुमान से बेहतर नतीजे, मुनाफे में काफ़ी अच्छा उछाल, जिसके चलते यूनियन बैंक 5.5% की तेजी के साथ निफ्टी बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स पर दबाव है। इस पूरे हफ्ते रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में ही रहा है और आज भी वही ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। रेमंड 5.5% नीचे, डीएलएफ और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा, इन दोनों स्टॉक्स में भी 3.5 से 4% की गिरावट दिखी है। 1235 के आसपास मैक्रोटेक डेवलपर्स कारोबार करता हुआ। कई सारे स्टॉक्स 52 वीक लो लेवल्स पर है। 52 हफ्ते की निचले स्तर पर कारोबार करते हुए वोडाफोन आइडिया उनमें से एक स्टॉक है। यहाँ पर आज तेज़ गिरावट दिखी है, 1% से ज़्यादा की गिरावट। सिंजीन हालांकि रिकवर हो चुका है दिन के ट्रेड में, और सेंट्रल बैंक में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट। वॉल्यूम्स के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले येस बैंक की बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है स्टेक सेल को लेकर, जिसके चलते येस बैंक 6.5% ऊपर। टाइटन मजबूत नतीजों के बाद 3.5% की तेज़ी। मैनेजमेंट की कमेंट्री एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और मार्जिन्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते 3.5% की तेज़ी टाइटन पर दिखी है, और भारत फोर्ज में भी 4.5% की तेज़ी। तो कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो नतीजों के दम पर और इसके अलावा खबरों के दम पर आज फोकस में है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। ये सारे के सारे शेयर्स आपने जो बताए, सारे के सारे एक्शन वाले स्टॉक्स से किस किस में कितनी कितनी बढ़त गिरावट है, ये सब कुछ आपने बता दिया। राजेश सर के पास मैं चलता हूँ, कुछ और ट्रेड भी समझने हैं। राजेश सर, पहली बार एक सब्सटेंशियल फॉल आया है पिछले 10-15 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आज ये 1400 के भी नीचे पहुँचा है। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या है, सेंटिमेंटल से बाजार तो चलता है, लेकिन वेटेज वाले शेयर शायद नहीं चलेंगे। तो इसलिए वेटेज वाला शेयर जब टूटे तो उसको अलग नज़र से देखना चाहिए। एक बार रिलायंस पर आपका टेक, फॉल ज़्यादा हो सकता है क्या? और
तो डिम्पी जी, मुझे याद पड़ता है कि हमने ये शेयर पे डिस्कशन किया था मंगलवार के सेशन में, और 1415 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था जब हमने इस पे शॉर्ट का कॉल लिया था 1440 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रैली का एग्जॉशन होते हुए दिख रहा था। हालांकि स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में एक करेक्शन आते हुए दिख सकता है। स्टॉक ने एक अच्छी रैली 1200 से करीब 1400 की रेंज में करी है, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अब यहाँ पे ये स्टॉक 1400 के नीचे सस्टेन रहेगा, तो इसके जो नेक्स्ट लोअर साइड के टारगेट बन सकते हैं। इसी तरीके के अगर मार्केट में बिकवाली रहती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका करीब 1340 1325 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा करेक्शन बढ़ सकता है अगर ये स्टॉक 1400 के नीचे अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में और सस्टेन रहता है तो। बिल्कुल रिलायंस के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स राजेश जी बताते हुए, लेकिन शरद यहाँ हूँ। सोनम, एक्चुअली जो है 2 टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उस पर क्वेरीज है। एक तो टाइटन का है, दूसरा टाटा मोटर्स का है। दोनों ही टॉप गेनर आपके निफ्टी के जो ट्रेड में हैं, और डायरेक्टर साहब अगर हो सके तो दोनों ही जो है स्टॉक्स को आप जो है एक साथ एक स्क्रीन पे लेके आने का कोशिश करिए। टाइटन का ऑफकोर्स देखें तो अर्निंग स्पेसिफिक और जो कमेंट्री आई है अच्छी आई है, और ऑफकोर्स थोड़ी बुलिश नज़रिया भी बन रहा है परफॉर्मेंस वाइज, खास करके उनके जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे देखने के लिए, और वो सस्टेन किए दिन के ट्रेड में। टाटा मोटर्स लगातार 3 दिन से अच्छी बाइंग आ रही है। यूके एफटीए का जो बेनिफिट है और जो यूएस के साथ भी जो टाई अप हुआ है यूके एफटीए का, उसमें भी जो है पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। और हाल ही में जो है कंपनी ने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली, जिस तरह सीवी बिजनेस को स्पिन ऑफ किया जाएगा, 1:1 शेयर होल्डिंग रहेगा, लेकिन इनको जो है पॉजिटिव वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा। तो फंडामेंटली तो हम बता दें कि क्या मूवमेंट्स आ रहा है टाटा मोटर में। जेएलआर ऑफ कोर्स उसका बड़ा पार्ट है, 80% एबिडा कंट्रीब्यूट करता है। टाइटन के भी आंकड़े देखें तो 3.5% ऊपर है दिन के ट्रेड में। सोनम, आपने भी शुरुआत में कहा था कि ऑफकोर्स जब मार्केट वॉलेटिलिटी आती है तो हम डोमेस्टिक फेसिक कंपनीज पे जाते हैं। एक और भी बातचीत होती है मार्केट में कि जब भी वॉलेटिलिटी आता है मार्केट में तो टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी जो एक कंफर्ट दिखता है, ये बड़े लेजेंड्स कहते हैं मार्केट के। तो सोनम, यहाँ पे 2 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं हमारे सामने, दोनों ही निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं आज दिन के ट्रेड में। इन दोनों में अगर आपको पिक करना हो तो फंडामेंटली आप किसको पिक करेंगे सोनम? देखिए यहाँ पे पहली बात तो जैसे आपने करी कि ये दोनों कंपनियां फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनका जैसे टाटा मोटर्स हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में देख रहे थे, लगातार करेक्ट हो रहा था, बट हमें ये पता था कि ये स्ट्रांग कंपनी है और ये अडेप्ट करेगी मार्केट के साथ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आएगी अपसाइड की। तो आई थिंक जो यूएस एफटीए ट्रेड डील है उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है टाटा मोटर्स। और अगर अगर ये फॉरेन ग्लोबल टैरिफ में कुछ चीजें आसान होती हैं तो उससे भी एक अच्छा हमको ग्रोथ मिलेगी। तो टाटा मोटर यहाँ पे एक काफी अच्छी पिक रहेगी। टाइटन में भी टाटा ग्रुप ने फिर से दिखाया है कि वो अलग अलग फील्ड्स ऑफ बिजनेस को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने गोल्ड प्राइसेस से हेज भी कर रखा है अपनी पोजीशंस को, जिसकी वजह से भी उनको एक अच्छी यहाँ से अच्छा मुनाफा मिला है। तो दोनों ही कंपनियां काफी अट्रैक्टिव हैं। वैल्यूएशन के बेसिस पे आप देखें तो टाटा मोटर अपने पीक से या फिर पिछले साल के लेवल, सितंबर के लेवल से बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। इस स्टॉक के लिए इमर्जिंग ईवी इंडस्ट्री से कुछ रिस्क तो जरूर है, बट मेरे ख्याल से इन वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं टाटा मोटर्स की, लेकिन मैं एक छोटी बात और कह दूं सोनम के बारे में। और सोनम से फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं है, इनका जो है क्वांट और एल्गो सेट में भी जो है बहुत एक अच्छा नॉलेज है, और ये मुझे पता है बहुत साल पहले जो थे हमारी बातचीत भी हुई थी। तो ऑफकोर्स ये नॉलेज से फंडामेंटल नहीं है, एल्गो और क्वांट दोनों का भी है। तो ऑफकोर्स सोनम से वो भी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स अगर हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की तो डिफेंस स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी वाले स्टॉक्स हैं उनको स्क्रीन पे लाते हैं। IHCL लेके आइए, ITC होटल्स लेके आइए स्क्रीन पे, EIH लेके आइए। इन सारे स्टॉक्स में जो आप देखें जो है गिरावट देखने मिल रही है, और ओवरऑल जो है
एक अच्छा मंथली सेटअप अब देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम आती है ट्रैवल टूरिज्म की, ये क्या है कि एक हफ्ते का चीज़ नहीं रहता है, 3-4 दिन का चीज़ नहीं रहता, ये शायद प्रोलॉन्ग हो सकता है, 1 महीना 1.5 महीना। सबने बहुत गर्मी की छुट्टी के अगर टिकट्स काटी होगी, शायद वो सारे प्लान्स कैंसिल हो रहे होंगे, रिफंड्स हो रहा होगा। सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं, एज अ कंज्यूमर भी देखिए तो यहाँ पे जो है थोड़े हार्डशिप्स आ रहे हैं या चैलेंजेस भी आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे अमोल जी पे पकड़ना होता, खास करके इंडियन होटल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी देख रही है पिछले 3 से 4 दिन में। तो इंडियन होटल्स के हम क्या लेवल्स की बात करें, मंथली चार्ट पे बताइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स स्टॉक बहुत अच्छा है और फंडामेंटल जो पैरामीटर्स है हम बताते रहते हैं अपने दर्शकों को, लेकिन शॉर्ट टर्म लेवल्स पे जो है इंडियन होटल्स के लिए आपकी क्या राय रहेगी अमोल जी? बिल्कुल। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड वीक साइड पे है, लोअर टॉप्स फॉर्मेशन है, बट थोड़ा सा मैं अगर लार्जर टेक्सचर देखता हूँ चार्ट का, या वीकली फॉर्मेशंस देखता हूँ, मंथली फॉर्मेशंस देखता हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि रिवर्सल पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी का अगर मैं टेक्सचर देखता हूँ तो अभी फिलहाल स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। जिस तरीके का सेंटीमेंट है ओवरऑल, थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और जब भी मार्केट गिर रहा है उसमें से कट्स जो आ रहे हैं, करेक्शन जो आ रहे हैं वो काफी शार्प आ रहे हैं। मुझे लगता है इंडियन होटल का बात करेंगे, जो जिनके पास है, या तो आई थिंक 690 एक सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे लास्ट करेक्शन खत्म हुआ था और एक बाउंस बैक टेक्निकल देखने को मिला था। मुझे लगता है 690 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ऑन द फ्लिप साइड, अगर फ्रेश अप ट्रेंड अगर स्टॉक में आना है शॉर्ट टर्म में, या कोई रिवर्सल फॉर्मेशन आना है, तो ऑन द हायर साइड ध्यान रहेगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे, जो आता है अराउंड 740 के आसपास। अगर उसके ऊपर के क्लोजिंग आने चालू हो गए, या उसके ऊपर प्राइस अगर ट्रेड होता है, तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, और नियर टर्म में हम उसको टेक्निकल बाउंस बैक भी कंसिडर करते हैं, तो भी 790 और 800 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बट फिलहाल टेक्सचर वीक है, बट 690 के लेवल्स के ऊपर जरूर रहे। 690 के लेवल्स के ऊपर अब भी कन्विक्शन इंडियन होटल्स पर बरकरार है, और इंडियन होटल्स वन ऑफ द स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया एक्शन दिखाता आया है। हालांकि इस वक्त सिनेरियोज इस तरह के बने हैं, और इनफैक्ट हम भी हमारे व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स को शरद ये एडवाइस देंगे कि अब इस वक्त देश की जिस तरह की स्थिति है, अपने ट्रैवल प्लान्स वगैरह जो है बड़ी ही कॉशियसली डिजाइन करें। प्लान्स तो रहेगा डोमेस्टिकली, लेकिन कुछ देश हैं मैं बताना चाहूँगा, खास करके टर्की और आपका अजरबैजान, ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं रोग नेशन को, जो है पाकिस्तान। तो जो भी हमारे जो ट्रिप्स होते हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनली इन देशों में जाके, तो यहाँ पे भी जो है दरख्वास्त रहेगी कि इन्हें भी जो है कड़ी तरह से जो बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि हम जो है इंडियंस टूरिज्म का जो फीस है वो हम बढ़ के देते हैं उन देश को, और उनकी सपोर्ट अभी नहीं आ रही है जब ज़रूरत है। तो ये एक बड़ी बात है। टर्की और अजरबैजान, ये तो देख लीजिए, इन्होंने जो है पब्लिकली कह भी दिया है, तो ये तो हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है सबको बताने का। बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है, और ये वही सही समय है जानने का कि दुनिया में इस वक्त हमारे साथ कौन खड़ा है, और ये जानने के लिए बेहतरीन समय है इस वक्त। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन का ट्रेड एक आपको बताते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमारे एक खास सेगमेंट में, के चैंपियन में। एंजल वन से राजेश भोसले अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड है आज आपके पास? जी नमस्कार। आज फोकस है टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स पे हमने परसों भी डिस्कस किया था मॉर्निंग के फोनर में, जहाँ पे हमने 680 का कॉल डिस्कस किया था। अभी वहाँ से काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, एंड अभी भी व्यू पॉजिटिव है, एंड अभी हम 720 के कॉल पे नजर रख रहे हैं। टाटा मोटर्स जो है काफी समय के बाद, सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम 89 EMA के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो काफी अच्छा बेस बन रहा है। तो 720 का कॉल बाय करना है टाटा मोटर्स का। स्टॉप 22 के आसपास, स्टॉप लॉस होगा 12 का, एंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 42 का। लॉट साइज है 550 का, मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का, एंड टारगेट एक्सपेक्टेशन है 11,000 के।
राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। राजेश भोसले की तरफ से भी टाटा मोटर्स पर ऑटो में मिक्स सिनेरियोज है, लेकिन यूएस यूके में ट्रेड डील से टाटा मोटर्स में करीब 3% की तेजी देखने को मिली है। और अब ऑप्शन के ट्रेड में भी हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर टाटा मोटर्स 720 की कॉल खरीदने की राय, 22 के लेवल्स पर लक्ष्य 42, 12 का स्टॉप लॉस, अधिकतम मुनाफा इस कॉल के वर्कआउट होने पर 11,000 का होने की संभावना। वहीं अधिकतम नुकसान अगर रिवर्स जाएगी कॉल तो 5,500 का होने के संकेत है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर चलेगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से जांच लें, उनसे सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ जैसे रिस्क ट्रेड में उतरें। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उसका जिक्र करते हैं। अमोल जी, आपसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक टेक जानना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। करीब 5% की तेजी, अब तो ये तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे की वजह है रिजल्ट्स। तिमाही आधार पर नतीजों की अगर बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम के तर्ज पर काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट 3% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा इनका बड़ा है, करीब 8% तिमाही आधार पर मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में कटौती है। ऑल इन ऑल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और उसी का इम्पैक्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नजर आता हुआ। 6% के गेंस, 122 के स्तर। अमोल जी। जी बिल्कुल, काफी प्रॉमिसिंग पुल बैक आया है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी अगर हम देखते हैं तो डिसेंट है। एक ही दिक्कत है कि ओवरऑल अगर ये मंथ में अगर हम पीएसयू बैंक के इंडेक्स को देखें तो कंसिस्टेंटली पीएसयू बैंक में ऊपरी लेवल पे दबाव रहा है और जब भी मार्केट करेक्ट हो रहा है उनके करेक्शंस काफी शार्प्स दिख के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरऑल इम्पैक्ट देख के शायद ये आने वाले दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। हाउएवर ऑन द हायर साइड 124 और 126 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, वहां तक ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो कोई भी मोमेंटम के लिए अगर ये स्टॉक में देख रहा है तो मुझे लगता है 119 का एक सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ इमीडिएट में तो दिख रहा है। बट अगर थोड़ा सा मैं मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो अभी भी जो सेटअप बना है वो कहीं ना कहीं सेल ऑन रैलीज का ही है। 126 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। बिल्कुल, रिजल्ट का इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब एक टेक्निकल नजरिया भी यहाँ पर आपको मिल गया। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। वॉर और बाजार। जी बिल्कुल, वॉर और बाजार में देखें तो हमने निफ्टी की जो है ओवरऑल अर्निंग्स या परफॉर्मेंस उसको लिया है और किस तरह जब वॉर हुआ है तो कैसे जो है उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। जो डेटा 1 महीना पहले लिए है डेटा, उसके बाद क्या हुआ है और 3 महीने बाद क्या हुआ है, उस पर हमारी नज़र है। देखिए जिस तरह गिरावट होती है उस तरह जो रिकवरी होती है और ज़्यादा स्विफ्ट होती है। कारगिल के वॉर में देखें तो 1 महीना पहले से ही स्कर्विशेज हो रहे थे, 8% की गिरावट आई थी 1 महीने में, लेकिन देखिए क्या चाल आया है। 3 महीने के बाद 35% जो है निफ्टी का जो है उछाल देखने मिला है। ऑफकोर्स यहाँ पे .com क्राइसिस भी का इम्पैक्ट है, बट अभी जो है हम वॉर पे फोकस करेंगे। कारगिल वॉर के बाद जो है अन्य और वॉर जो आ रहे थे वहाँ पे भी अगर डेटा अगर स्क्रीन पे देखें तो वहाँ पे देखें तो 1 महीना पहले वहाँ पे भी जो है वॉलेटिलिटी देखने मिली थी और 1 महीने बाद जो है फ्लैटिश रहा है। लेकिन 3 महीने बाद सांसद पर जो हमला हुआ था वहाँ पे भी देखें तो 5% की उछाल हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट रिकवर जाता है, 1 महीना से 3 महीना लेता है। कभी कभी तो शॉर्ट टर्म्स होते हैं इश्यूज, वो तो 3 या 5 ट्रेडिंग सेशन में ही हो जाता है, लेकिन ये तो सांसद पर हमला हुआ। उसके अलावा भी अगर हम बात करें मुंबई के जो अटैक्स आए थे उस पर भी नज़र दिए तो उसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई हमले में जो है 1 महीने बाद 3.8% का ग्रोथ आया। 2008 याद रखिए 3 महीने बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का भी इशू था, तो ये 3 महीने बाद के आंकड़े फिर भी फ्लैट है, उतना ख़राब नहीं है। तो ये जो है नंबर्स आपको ज़रूर स्क्रीन पे देखना चाहिए और नोट करना चाहिए कि ये सब जब भी आपत्ति इवेंट्स आते हैं तो यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट्स रिकवर कर जाते हैं। कुछ टेररिस्ट स्ट्राइक्स भी हुए थे जम्मू कश्मीर में, उनको भी हम सामने लाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, उरी अटैक, यहाँ पे देखें तो 3 महीने बाद जो है लगभग 7% की गिरावट आई थी, लेकिन 1 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ 1% का ही गिरावट आया था। अब और आगे चलते हैं और जो आतंकी हमले किए हैं पाकिस्तान ने उस पर भी हम नज़र डालते हैं और उसमें देखेंगे पुलवामा बालाकोट, यहाँ पे देखिए रिकवरी क्या आई है। डरने का कोई बात नहीं है, 1 महीने बाद 6% ऊपर है, 3 महीने बाद 4% ऊपर है निफ्टी। तो आप कह सकते हैं कि जो भी गिरावट आती है रिकवरी बहुत स्विफ्ट होती है। ये बालाकोट पुलवामा का था।
एंड ऑफ कोर्स जो 2023 2025 में जो अटैक्स हो रहे थे उसमें भी जो है छोटे मोटे अटैक्स की अगर हम बात करें तो रिकवरी बहुत स्विफ्ट आ रही है। कहने का मतलब यह है कि आप धैर्य रखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो कॉशियस रखिए, पोजीशंस लाइट रखिए, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप चिंता मत करिए। और ऑफकोर्स बाय ऑन डिप्स जो एनालिस्ट कहते हैं या एक्सपर्ट्स कहते हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन लंबे अवधि के लिए निफ्टी में जो है एक टाइप से एक अच्छी उछाल देखने मिलती है। और ये 10 में से 8 बार मैंने डेटा को जो है चेक करके आपको बता दिया, तो डेटा आपके साथ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और शॉर्ट टर्म में कॉशियस अप्रोच रखना है। बहुत शुक्रिया शरद दे, इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे बीच रखने के लिए। सो ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स करेक्शन आना बाजार में लाजमी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और ये रिसर्च बिल्कुल ये समझा रही है कि वॉर के टाइम पे करेक्शन, वॉर लाइक सिचुएशंस के टाइम पे करेक्शन, लेकिन निफ्टी का प्रदर्शन उसके ठीक 1 महीने बाद और 3 महीने बाद, यानी कि एक ही क्वार्टर के अंदर अंदर करेक्शन जो है वो काफ़ी मजबूती जो है वो वापस लौटती हुई नजर आती है। अब लगातार ब्रेकिंग के दौरान हम आपको बता रहे हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि इस वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है। फ्लैश के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आज 5:30 बजे एक बैठक होने वाली है, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि BCCI ने 1 हफ्ते के लिए IPL को सस्पेंड कर दिया है। इसे लेकर स्थिति का जायजा लेने के बाद वापस से कब ये इवेंट वापस पैन आउट होगा इस पर फोकस किया जाएगा, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन देश का डिफेंस सिस्टम जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आज 5:30 बजे इसी के तर्ज पर बैठक भी होने जा रही है। FM जो है वित्त मंत्री जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए एक रिव्यू मीटिंग भी करने वाली हैं, क्योंकि इस तरह के तनाव वाले सिनेरियोज में डिजिटल थ्रेट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके लिए समझना ज़रूरी है। वापस बढ़ेंगे मार्केट की तरफ और कुछ और स्टॉक्स जहां पर नतीजों के लिहाज से एक्शन दिख रहा है। अमोल, बिफोर वी लेट यू गो, आपसे एक राय जानना चाहेंगे हम LNT के स्टॉक प्राइस पर, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स LNT के, और साथ ही ब्रिटानिया पर भी एक राय दीजिएगा। ब्रिटानिया स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, आज दिन की शुरुआत में स्टॉक था जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा था, गेन्स फ्रिजल आउट होते हुए ज़रूर नजर आए, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर नतीजे काफ़ी अच्छे, ऑलमोस्ट 9% के गेन्स। साथ ही कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी मजबूती, मुनाफा भी इनका बड़ा है और मार्जिन्स जो हैं वो इंटैक्ट रहे हैं, मार्जिन्स इनफैक्ट फ्लैट भी कहे जा सकते हैं। ब्रिटानिया के स्टॉक प्राइस और LNT की इस मजबूती पर आपकी टेक दीजिएगा। ब्रिटानिया से चलो अगर हम करते तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है अभी, जो मॉर्निंग वाले जो गेन थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल भी अगर हम मार्केट में देखते हैं तो थोड़ा दबाव में इसके भी शायद रीजन हो सकता है, बट ब्रॉडली अगर मैं देखता हूँ तो एक रेंज ब्रेकआउट एक पॉसिबल है जो ब्रिटानिया में, अगर मार्केट इंप्रूव होता है तो 5550 एक रेंज रहेगा। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस स्टॉक में दिख के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड 5300 उधर ही एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल का अगर मैं टेक्सचर देखता हूँ तो नॉन डायरेक्शनल है, और आई थिंक वही कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में जो दिख के आ रहे हैं। दूसरा, आपने LNT पूछा था, आज जबरदस्त मोमेंटम दिया है, जो मॉर्निंग में जो पॉजिटिव मोमेंटम दिया था वो कंटिन्यू रखा है। उसके बाद शायद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, इतना बड़े रैली को वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट अच्छी बात यह है कि बुरे में से कि एक जो मार्केट में पैनिक था वो कहीं ना कहीं उसने इग्नोर किया है और अपना जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रखा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म व्यूज के हिसाब से भी देखा जा सकता है 3400 एक मोमेंटम प्लेयर के लिए स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है ये जो ब्रेकआउट टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो 3500 के आसपास 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहे हैं। मुझे लगता है ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहा तो ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। फॉर दैट अमोल, दोनों स्टॉक्स पर और बाजार पर अपनी रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय भी हमारे बीच रखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका शुक्रिया। सो ट्रबल सिनेरियोज या तनाव भरे वातावरण में बाजार में करेक्शन ज़रूर नज़र आता है, लेकिन इस करेक्शन में बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अनसर्टेन टाइम्स में किन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? एक तो डाइवर्सिफिकेशन, अपनी होल्डिंग्स को स्प्रेड कीजिए अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग सेक्टर्स से जुड़े हुए स्टॉक्स में। अगर डाइवर्सिफिकेशन किया है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स और सेक्टर्स का ही नहीं, असेट क्लासेस का भी, यानी कि
बुलियन मार्केट, गोल्ड सिल्वर से लेकर रियल एस्टेट से लेकर इक्विटी मार्केट, ये सारे एसेट क्लासेस के मायने समझे, फिक्स डिपॉजिट तक के मायने समझें और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली ये एडवाइस आपके लिए। दूसरा, क्वालिटी स्टॉक्स में ही अपना हाथ डालें। कई सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं, कई सारे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है। लगातार 18 आवर्स स्वदेश अपनी मुहिम के जरिए आपको बताता है, एसएमई मुहिम भी हमने चलाई और उसमें कई सारे स्टॉक्स पर पैनी नज़र होती है हमारी और उनमें जो गड़बड़ी है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो 18 आवर्स स्वदेश के साथ जुड़े रहें और हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में एंटर करने के बारे में ही सोचें। डिफेंसिव सेक्टर्स पर फोकस कीजिए, जैसे फार्मा, कंज्यूमर गुड्स, यूटिलिटीज़, ये सारे के सारे डिफेंसिव स्पेसेस हैं, ये भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का महत्व समझें और आई थिंक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का महत्व इस वक्त हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल समझ रहे हैं। शरद, एम्फी के लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें, रिटेल निवेशकों का जलवा, नए शिखर पर एसआईपी निवेश पहुंचता हुआ। अब देखिए तीनों सिलेंडर फायर कर गया है। एफआईज अभी लगातार बाइंग करे, डीआई मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सरप्राइजिंगली देखिए 26,600 करोड़ के ऊपर का रिकॉर्ड लेवल आ गया है। सोचिए अप्रैल के महीने में रिटेल ने जो है शानदार सलामी बाजार को दी, डिस्पाइट वॉलेटिलिटी 4 महीने में जो दिखा, एक तो ग्लोबल दिखा और अब जो डेवलपमेंट्स पे वो देखा। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा बात हो जाता है, जो एम्फी का डेटा में रिटेल सपोर्ट कर रहा है। 26,600 का जो आंकड़ा है वो आया है, यानी कि डिप में जो है बड़े लमसम्स भी घुसे हैं और वो एसआईपी के आंकड़े में आपको दिखने मिल रहा है। हाँ, एसआईपी स्लिपेज रेशियो की जो कंप्लेन होती है, पर हमें क्या है कि ब्राइट साइड ऑफ द स्टोरी भी दिखाना जरूरी है कि भारत किस तरह ग्रो कर रहा है, कैपिटल सेगमेंट में कितने नए लोग आ रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। और हम खुद 18 आवर्स स्वदेश में मुहिम लेके आए हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन जो है पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक उम्र की होना चाहिए, यूथ हो, बूढ़ा हो, नए लोग हो, सब लोग होने चाहिए, इस पूरे मुहिम में शामिल होने चाहिए। इक्विटी इन्फ्लोज चलो ठीक है, 12 महीना का लो आया है, बट बाकी सारे चीज़ स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम है, वहाँ पे उतना गिरावट नहीं आया है। न्यू फंड ऑफर्स उड़ गए हैं, खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, पर वो जाहिर है क्योंकि वो मार्केट का जो है इम्पैक्ट देखने मिला है। बट लार्जली आप देखें एसआईपी के आंकड़े और जो मेजर इनके जो फंड्स हैं, जैसे कि आपके आर्बिट्राज फंड हुआ, आपका फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, यहाँ पे सस्टेन्ड जो है इन्फ्लोज आए जा रहा है। तो नेट मैं कहूँगा कि जो रिपोर्ट कार्ड आया है एम्फी डेटा का अप्रैल, वो एकदम फ्लाइंग कलर से पास किया है रिटेल ने। 100 on 100 अप्रैल 2025 का रिपोर्ट कार्ड, 26,632 का रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन एसआईपीज में देखने को मिला है। ऑफ कोर्स विद 8.38 करोड़ एक्टिव अकाउंट्स, ये तब जबकि 95 लाख से लेकर 1 करोड़ इनएक्टिव अकाउंट्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन बावजूद इसके भारतीय बाजार में भारतीय निवेशकों का भरोसा जो है वो बिल्कुल कायम है और रिकॉर्ड स्तर पर हर वक्त दिसंबर से लेकर महीने दर महीने एसआईपी के डेटा जो है वो आते हुए, और एक और प्रमाण है एसआईपी कंट्रीब्यूशन अप्रैल 2025 का। ऑन दिस नोट हमारे साथ हमारे एक और टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़े हैं, अक्षय भागवत। आइए उनका स्वागत करेंगे, उनसे जानते हैं बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया बनाकर वो क्या चल रहे हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या फोकस रेडार पर है इस वक्त आपके? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो दो चीजें हैं, एक तो बाजार आज संभला है, वो एक पॉजिटिव है। दूसरी चीज है वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर आप वोलेटिलिटी इंडेक्स को एग्जैक्टली 7 अप्रैल को देखें तो 23 के स्तर से 14-15 तक कूल डाउन हुआ था। आज वापस हमने 23 का स्तर छू लिया है, वहां से हल्का सा कूल ऑफ दिखा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग रही है कि विक्स के कूल ऑफ होने के संकेत दिख पा रहे अगले आने वाले हफ्ते में। तो उसका मतलब होगा अगर विक्स कूल ऑफ होता है तो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते जो स्टॉक्स मैंने चुना है आज आपके शो के लिए, दोनों बाइंग की तरफ है। दोनों स्टॉक्स है जिनके सेटअप बहुत ही मजबूत है। आज डे ट्रेडिंग में अच्छे खासे रिकवरी हमने उनमें देखी है। तो पहला स्टॉक है भारत फोर्ज, जिसमें 7 दिन रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के बाद एक इंट्राडे प्राइस ब्रेकआउट हुआ, जिसके चलते 1252 और 1271 ये दो टारगेट्स के मेरे एस्टिमेशन है। ये ट्रेड में आपको 1097 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा ट्रेड टाटा मोटर्स में है, जिसमें पॉजिटिव न्यूज इनफ्लो भी है। बहुत पिटा हुआ शेयर है और 3-4 महीने का एक सपोर्ट बेस 600 के आसपास बनने के बाद मोमेंटम लौट के आया है, जिसके चलते हमारा अनुमान है कि 742 और 757 ये दो टारगेट्स टाटा मोटर्स छू सकता है। आपको 677 ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाना है। इस पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव आउटलुक और इस पर एक और मोहर अब अक्षय भागवत की भी लगती हुई, और हो भी क्यों ना 3.5% की तेजी के साथ टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस में इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर, बाजार में जहां पर कमजोरी है टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ 742 पहला टारगेट
757 दूसरा टारगेट। ऑप्शन की रणनीति में हमारे साथ जब राजेश हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपना ऑप्शन का ट्रेड दिया था और क्लियरली फंडामेंटली और टेक्निकली एक्सपर्ट्स टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस पर अपना आउटलुक रखते हुए, अपनी पॉजिटिव स्टांस रखते हुए टाटा स्टील पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार के सत्र में टाटा स्टील के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के अनुमान की अगर बात करें, इंडिया ऑपरेशंस, यूरोपियन ऑपरेशंस, दोनों ही बिजनेस ऑपरेशन से किस तरह के डेवलपमेंट्स, किस तरह के इनोवेशन और कैसा प्रदर्शन रहा है, उसका लेखा जोखा होगा नतीजे। और रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑन क्वार्टर बेसिस हमारा अनुमान ये है कि नंबर्स कमज़ोर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स कंपनी की आय यानी रेवेन्यू के फ्रंट पर नजर आ सकते हैं। मार्जिन्स में भी गिरावट के ही अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ऑल इन ऑल हायर वॉल्यूम्स, लोअर कुकिंग कॉस्ट जो है और साथ ही रियलाइजेशंस जो है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि नंबर्स को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ सकती है ना। क्वार्टर ऑन बेसिस स्टील रियलाइजेशन जो है 2 से 4% तक गिरने का अनुमान है। राजेश जी, एक टेक आपसे टाटा स्टील पर जानना चाहेंगे। नंबर्स से ठीक पहले भी यहाँ पर बिकवाली है और नतीजों के अनुमान की अगर बात करें, कुछ की मॉनिटरेबल्स हैं, एक्सपेंशन प्लान्स भारत में क्या है, यूके का ट्रांजिशन किस तरह से होगा, बिजनेस आउटलुक फॉरवर्ड लुकिंग क्या होगा, लेकिन ऑल इन ऑल नंबर्स से एक्सपेक्टेशन वीक सेट की ही है। तो मानसी जी, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय से एक रेंज में ही अटका हुआ है। हायर साइड पे अगर हम देखें तो 150 के लेवल पे इसको एक स्टीफ रेजिस्टेंस है और मल्टीपल टाइम ये स्टॉक उसके आसपास से ही फिसलते हुए दिखा है। इस बार भी अगर हम देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 146 147 के हाई बन के वापस स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा है। अब यहाँ पे स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। 140 139 इसके लिए क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 130 के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है एंड देन डाउन साइड में 134 132 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो एक नैरो प्राइस रेंज में ही स्टॉक काफी समय से ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 150 130 की रेंज स्टॉक में बनी हुई है काफी समय से और हमें लगता है कि अभी भी ये इसी रेंज में रहेगा कुछ और समय के लिए, क्योंकि अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है ट्रेंड को लेके यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, और रिजल्ट के लिहाज से भी एक वीक सेट एक्सपेक्टेड है। वॉच लिस्ट में या अवॉइड कैटेगरी में रखना चाहिए। इस बीच मदरसन वायरिंग के नंबर्स आ रहे हैं। कंपनी के आय में बढ़ोतरी, सालाना आधार पर 12% तक की बढ़ोतरी, मुनाफे में करीब 14% तक की कटौती, 164 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा यहाँ पर पोस्ट होता हुआ, जो कि करीब 13 to 14% की डाउन टर्न्स हैं। और कंपनी की आय में इजाफा है, 2510 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है, जो कि 12% की बढ़त है। सालाना आधार पर आय के फ्रंट पर मजबूत लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर कमज़ोर और स्टैग्नेंट है कामकाज मदरसन वायरिंग के। स्टॉक प्राइस में 56 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे डिफेंस क्षेत्र पर एक फंडामेंटल टेक और सोनम का नजरिया जानने की कोशिश जरूर करेंगे। 1% से ज़्यादा की गिरावट है और अभी हम 24,000 के इर्द गिर्द बिल्कुल घूम रहे हैं। बाजार का एक सपोर्ट एरिया या फिर ये कहें कि कैंप एरिया है जहां पर निफ्टी रुकता है और साथ ही 53,500 बैंक निफ्टी के लिए कैंप एरिया है जहां पर इसको रुकना चाहिए। दोनों ने मेंटेन तो किया हुआ है, बस प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ की है कि रिकवरी उतनी फास्ट नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। सामने वीकेंड खड़ा है, विक्स थोड़ा सा बड़ा हुआ है, थोड़ा कॉशियस स्टांस होना चाहिए। अगर बाजार बहुत अच्छे से रिकवर करके ऊपर आ जाएगा ना, तो फिर आपसे फोमो हो सकता है। फिर आप ये सोचेंगे कि मैं छोड़ रहा हूँ, बाजार तो दौड़ रहा है, और कई बार एक गलत डिसीजन भी हो सकता है। इसलिए मार्केट जो आपको लेसन्स दे रहा है, जो आपको बता रहा है, ये बहुत अच्छे से फाइन ट्यून कर रहा है कि देखो इस तरह की जब पैनिक सिचुएशन कभी भी इंडिया में हो तो आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना है और अपने भाव और भावनाओं दोनों को कंट्रोल करना है। खैर, इसी जंग पे हमने आज सुबह भी बातचीत की पुनीता कुमारी सिन्हा से। उनसे हमने कई सारे सवाल पूछे मार्केट में जो अनिश्चितता चल रही है उसको लेकर। फिर हमने उनसे ये भी बात पूछी कि आगे चल के सेक्टोरियल चर्निंग कैसे होगी। एक चंक हम आपके सामने रखते हैं पुनीता कुमारी सिन्हा से जो आज हमारी बात हुई उसका। मैम, एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग, देश एक अलर्ट मोड पर है। भारत के मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक का एक अलग ही तरीके से जवाब पाकिस्तान देता हुआ इस वक्त काफ़ी सारे इवेंट्स हैपनिंग्स हैं जिसे भारतीय बाजार डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल सिनेरियोज को डाइजेस्ट करा हमने,
तब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ चुके हैं। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को आप इस वक्त? नहीं, जैसे कि ये साल शुरुआत ही काफी अनसर्टेनिटी से हुआ है। एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टैरिफ को लेके ट्रेड टेंशंस जो चल रही हैं, एक वो इशू है। फिर ग्लोबल इकोनॉमी में भी स्लो डाउन जो आया है, इन्फ्लेशन थोड़ी हाई रही है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, चाइना यूएस के आपस में ट्रेड टेंशंस बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, और अब ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था, एक नया मुद्दा शुरू हो गया है, जो कि और अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा मार्केट्स के लिए। अगर ये एस्केलेट हो गया, अगर तो ये कंटेन हो गया तो ठीक है, थिंग्स विल बी बैक टू प्रीटी मच नॉर्मल, और ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा। अगर ये प्रोलॉन्ग हुआ तो और तरह के बहुत सारे इश्यूज इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अराइज हो जाएंगी। तो ये सब बैकड्रॉप चल रहा है, पर उसमें जो मार्केट्स हैं काफी पहले तो काफी गिरी, फिर रिबाउंड भी हो गई, और वॉलेटिलिटी है, पर जो मार्केट्स हैं उतना इस सबको अटेंशन नहीं देते हुए अपना बिजनेस एज यूजुअल पर चल रही हैं। पर वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मार्केट्स जो है थोड़ा तो उनको इन जियोपॉलिटिक्स और इन सब पे रिएक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा और होना चाहिए। पुनीता मैम, जैसे आप इस सिचुएशन पे भी कमेंट कर रहे हैं, ये सिचुएशन आपको जाती हुई कहाँ पे दिख रही है? ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ना मैटर? आपकी अपनी सेंस क्या कहती है? देखिए, हम कैसे कह सकते हैं ये, इसके बारे में तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो ही डिसाइड करेंगे विद डायलॉग कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट है और एस्केलेट नहीं हो। और ये हम इंडिया पर भी निर्भर नहीं है। पाकिस्तान के रिएक्शन पे इंडिया का रिएक्शन होगा, तो ये जो है कहना बहुत मुश्किल है हम लोग को यहाँ बैठकर कि पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, और उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स क्या करेंगे, और उसके बाद इंडिया क्या करेगा। तो ये स्थिति जो है, ये एक तरह सिर्फ पाकिस्तान ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है मैम, ये बात तो समझ में आ गई, और हमको खैर इस पे ज़्यादा एक्सेस पे और ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए, जो सिचुएशन हमारे हाथ में है भी नहीं। मैं आपके पॉइंट के साथ 100% एग्री करता हूँ। हालांकि चेक करने के लिए इंडिया विक्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, हल्का हल्का आइडिया आपको वहाँ से लगेगा। पुनीता मैम, लेकिन एक चीज़ आप मेरे को और थोड़ा गाइड कीजिए, इस तरह के सिचुएशन के अंदर हमको डिफेंसिव स्टॉक्स जाना चाहिए या फिर मार्केट से ही थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए? क्योंकि एक बार स्टेबल हो जाए, सारी चीज़ सेटल डाउन हो जाए, फिर से नए तरीके से मार्केट में उतरे, नया री रेटिंग वाला फॉर्मूला लेके आए। नहीं, मार्केट्स में जो इन्वेस्टेड हैं वो अगर सेल करके रीपोजिशन अपना पोर्टफोलियो करें, थोड़ा कैश रेज करें, तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है इतना गिरी नहीं है अभी, और अगर कुछ और ये सिचुएशन एस्केलेट हो गई तो गिर भी सकती हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफेंसिव रहना चाहिए, कैश भी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर करेक्शन आए तब आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर अच्छे कंपनीज में एंटर करने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो एक वॉर के बाद में, अगर पिछले वॉर्स को देखिए, वर्ल्ड के, इंडिया, यूएस, जहां पर भी वॉर्स हुए, कि लॉन्गर टर्म जो है मार्केट्स जो हैं वो अच्छा ही करती हैं वॉर के बाद। तो वॉर में अगर करेक्शन आती है तो उसके बाद में कुछ साल के बाद आप देखिए, तो अगर और कोई इश्यूज नहीं हो, जनरली मार्केट्स जो हैं वो रिकवर कर जाती हैं। तो अभी शॉर्टर टर्म पेन हो सकती है, बट लॉन्गर टर्म जो है इंडिया के अपने फंडामेंटल्स पर ही मार्केट चलेगी, ग्लोबल मार्केट्स के साथ कोरिलेशन जो है ग्लोबल मार्केट्स के साथ चलेगी। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, जिसमें कि बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है।
ठीक है, तो आज पुनीता कुमारी सिन्हा से हमारी बातचीत हुई, हमने मार्केट्स के बारे में पूछा और मार्केट और जो वॉर वाली थोड़ी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपना एक टेक हमको दिया है। आगे बढ़ते हैं। इस समय विक्स करीब 2.5% है, विक्स थोड़ा कम हुआ है। कल आपको ध्यान है इसी समय कल कैसे तेज़ी से विक्स जल रहा था, करीब 10% विक्स बढ़ा, लेकिन आज शांति है। तो उम्मीद करते हैं सैटरडे संडे को नया घटनाक्रम हमको कम से कम एलओसी से नहीं आता हुआ दिखेगा और चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल्स और बेहतर होती हुई दिखेंगी। बट ख़रीदारी भी ना कीजिएगा, स्टांस को कॉशियस बनाए रखिए और जब तक क्लैरिटी ना आ जाए पूरी तरह से तब तक ना उतरेगा। अक्षय पी भागवत, अमोल अठावले, राजेश पालविया और सोनम श्रीवास्तव, चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपना सब्र का हमको दे रहे हैं और पेशेंस दिखा रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं इस तरह के मार्केट्स के अंदर जहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप हमको गाइड कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय पी भागवत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है सर आपके पास? हालांकि मैं जानता हूँ मैं गलत जगह पर गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई बार अपॉर्चुनिटी होती है, दिख जाती है। कोई है क्या ऑप्शंस का ट्रेड? तो आप टाटा मोटर्स में आप 700 का कॉल देख सकते हैं। टाटा मोटर्स में न्यूज बेस्ड मोमेंटम है और जिस तरीके का डेरिवेटिव और टेक्निकल सेटअप है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव, ये काउंटर ओवरऑल मुझे मे सीरीज के लिए स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 700 का जो कॉल ऑप्शन है मेरे हिसाब से करीबन 33-34 के आसपास चल रहा है। तो इसे आप 28 या 27 अप्रोक्सीमेटली एक 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस बना के BTST कर सकते हैं, या प्रॉपर ट्रेड बनाना चाहते हैं तो कम से कम 22-23 का स्टॉप लॉस बना के इसमें बाय करें। कुल मिला के मेरा मानना है कि आपको ये 55 या 60 के रेंज तक ये प्रीमियम चल सकता है। तो एक पोटेंशियल 70-80% ऑप्शन का प्रीमियम गेन आपको मई महीने में दिखा सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे एनालिस्ट इस समय टाटा मोटर्स पे बुलिश हैं। थोड़ी देर पहले मास्टर मिस्टर भोसले भी जुड़े थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली टाटा मोटर्स की ही ऑप्शंस का ट्रेड दिया था। और अक्षय सर, आप भी टाटा मोटर्स का ऑप्शंस का ट्रेड दे रहे हैं, 700 की स्ट्राइक को प्लस करने की रिकमेंडेशंस है। और एक और एक्सपर्ट्स ने भी टाटा मोटर्स के बारे में आज एक हमको टेक दिया कि 742 तक ये शेयर जा सकता है। बट एनी हाउ, आज येस बैंक ने भी अच्छा क्लोज कर रहा है, डेरिवेटिव का पार्ट है, करीब 16% ओपन इंटरेस्ट है। यूनियन बैंक की सेकंड डे है जब अच्छी क्लोजिंग हमको मिलने की हो रही है, 6.5% ऊपर है। एक बार राजेश सर, ये यूनियन बैंक के 2-3 दिन का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, बुक करना है या फिर अभी भी लेके जाना चाहिए? और भी आज स्टॉक ने ब्रेकआउट जरूर दिया है। नियर टर्म चार्ट पे देखें तो आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल गया है स्टॉक। तो 121 के ऊपर बंद हो रहा है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे बाय का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट फॉलो बाइंग एक्शन में 126 128 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो 121 का ही छोटा ही स्टॉप लॉस रख के पोजीशन कैरी की जा सकती है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है थोड़े से मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस, यहाँ पे दोनों जो है डायरेक्टर साहब दोनों स्क्रीन्स को लाइए, दोनों हरे निशान पे आ गए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी है। कल जो था ये जो सेटअप था पिछले 20 जो लास्ट मिनट्स होता है वहाँ पे गिरावट देखने मिला था, लेकिन आप देखिए एक जो है एक तरफ से इंक्रीज हो रही है, आप लोअर लेवल से जो है उठ रही है। निफ्टी मिड कैप अभी हरे निशान पे आ गए 53,200 लेवल्स के ऊपर, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का भी चार्ट दिखाया डायरेक्टर साहब। देखिए इन दोनों ही ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो धीरे धीरे करके जो है एक रिकवरी आ रही है। ऑफ कोर्स इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते निफ्टी के साथ, वो अभी भी लोअर लेवल्स पे है, सेंसेक्स की भी बात करें तो, और निफ्टी बैंक पर। तो ब्रॉडर इंडेक्सेस में बाइंग लास्ट जो है 10 मिनट्स में देखने मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है राजेश सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिड कैप में कोई क्वालिटी मिड कैप कोई स्टॉक आ रहे हैं आपके नज़र में जहाँ पे आपको लगता है कि रिकवरी थीम प्ले चल सकता है? क्योंकि अब में तो दिख रहे हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स जो है मिड कैप स्पेस में बज़ कर रहे हैं। तो अगर मिड कैप में पिक करना होता मिड साइज में तो कौन से होते, ज़रा बताएं राजेश सर, टेक्निकली कौन सा अच्छा लग रहा है अभी? आई थिंक काफी मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम बना है, और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें वेलस्पुन लिविंग यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा, और स्टॉक में एक करेक्शन के बाद लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन हुआ है, और एक काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन थ्रू आउट द वीक देखने को मिला इस स्टॉक में। और जिस तरीके से आज वीकली क्लोजिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही स्टॉक की, ये स्टॉक पे हमें लगता है 165 170 तक की अपसाइड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकती। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो होगा करीब 141 रुपए के आसपास होगा।
यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स स्टॉक के रिकमेंडेशन पे नज़र रखिएगा, लेकिन पूरा हफ्ता भी देख लेते हैं। हफ्ता में ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटिलिटी आया, बहुत डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन पूरे हफ्ते में देखें तो हरे निशान में निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो बंद हो रहा है, लगभग 1.5% का गेंस अभी भी है। टाटा मोटर्स की हमने बहुत बातचीत की। भारत फोर्ज जो है मेरे नज़र में आ रहा है, स्टॉक 5.5% इस हफ्ते जो है उछाल दिया है। बस एक 1 वीक चार्ट दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब भारत फोर्ज पे, तो यहाँ पे भी कुछ जो है बेनिफिट्स जो है भारत फोर्ज, तो इसमें जो है बेनिफिट्स देखने मिल रहे हैं यूके एफटीए के साथ। और जिस तरह भारत और यूएस का ऑटो को लेके जो है ओवरऑल डील्स हो रहे हैं, तो उसमें जो यूरोप एक्सपोजर है, यूएस एक्सपोजर है, वो जो है भारत फौज के लिए ऑफ कोर्स अच्छा है ही, लेकिन इसमें एक डिफेंस का भी एंगल है। मैनेजमेंट ने भी आया पब्लिकली, उन्होंने कहा भी कि वो दिल्ली ट्रैवल करने वाले हैं और डिफेंस को लेके जो है ऑर्डर फ्लोज वहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे डबल तड़का मिल रहा है आपको भारत फौज का, और इसलिए आप देख रहे हैं सेकंड बिगेस्ट गेनर भी है आपका निफ्टी ऑटो इंडेक्स में इस हफ्ते में। अमोल जी ज़रा बताएं भारत फौज का अब जो इम्पोर्टेंट लेवल्स पे कहाँ पे मोमेंटम देखने मिलता है, कि यहाँ पे तो और ज़्यादा यहाँ पे अब लगता है कि और मोमेंटम आगे जाते हुए देखने मिल सकता है, तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं खास करके आने वाले 1-2 हफ्ते में भारत फौज के लिए? शॉर्ट टर्म मोमेंटम अच्छा है, 1100 का सपोर्ट स्टॉक ने पकड़ रखा है और उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ओवरऑल भी अगर हम मंथली पे भी देखते हैं तो ये मंथ में 5% तक उससे भी ज्यादा गेन्स आ रहे हैं। बट फिर भी अगर फ्रेश एंट्री करना है तो मैं एक दिन वेट करूंगा, तो मंडे के दिन फ्रेश एक व्यू के साथ आऊंगा। बट अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटअप के ऊपर ध्यान देता हूँ तो 1100 का सपोर्ट है, अगर वो मेंटेन रहता है तो स्टॉक में ये बुलिश मोमेंटम जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 1220 1240 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। फोर्ज पर ये एक राय बनती हुई। सोनम, मेरा सवाल आपसे डिफेंस क्षेत्र पर ही होगा और फंडामेंटल आउटलुक आपका एक जानना चाहेंगे, बिकॉज डिफेंस सेक्टर इन पर्टिकुलर अगर आप देखें, इंडिजनाइजेशन एरोस्पेस की अगर बात करें, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बात करें, स्वदेशीकरण की बात करें, लगातार डिफेंस क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश पिछले कई साल, पिछले 2 से 3 साल में तो इनफैक्ट होती नज़र आई है और उसका रिजल्ट हमने देखा भी है। और वो जो डिफेंस क्षेत्र को हमने बढ़ावा दिया है, भारतीय डिफेंस कंपनियों को हमने बढ़ावा दिया है, वॉर लाइक सिनेरियोज में, इस तरह के तनावपूर्ण स्थिति में ये काम भी आ रहा है। डिफेंस सेक्टर इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से फंडामेंटली आपको कैसा लग रहा है? सोनम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, तो जैसे आपने बात की यहाँ पे मानसी, भारत सरकार इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस, भारत का ना सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, बट वो एज एक एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट भी बनना चाह रहा है बाकी देशों के लिए। और ये फोकस भारत सरकार का इस सेक्टर पे बना हुआ है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ सालों में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जैसे HAL या BEL जिसमें आपको मोर देन 80% CAGR के नंबर मिल चुके हैं। ये सेक्टर अपने टॉप से पिछले साल में करेक्ट हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि उसमें एक अपवर्ड मोमेंटम आ रहा है। जो रिसेंट मोमेंटम है यहाँ पे मानसी, ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के एस्केलेशन की वजह से हो रहा है। लोग ये समझते हैं कि जब भी वॉर एस्केलेट होती है तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाती है और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जल्दी पास ऑन होते से यहाँ पे इन्वेंट्री उनकी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आपको डिफेंस स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रहा है। बट इसके अलावा सिर्फ ये पॉजिटिव नहीं है। आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको HAL BEL जैसी कंपनियों और बाकी सारी कंपनियों में आपको रोज नए ऑर्डर विन दिख रहे हैं, जो ना सिर्फ इंडिया में है बट आपको ये ग्लोबल मार्केट से भी, बाकी कंट्री से भी इनको काफी ऑर्डर विन्स मिल रहे हैं। तो फंडामेंटली जरूर ये काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है। बट हाँ, मतलब इसको इस सेक्टर में हमने ये भी देखा है कि बहुत ही शार्प अप एंड डाउन मूव्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है, आपको केयरफुली इसमें लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप पोजीशन लेना चाहें तो लॉन्ग टर्म की ही पोजीशन लें।
ठीक है, पॉइंट टेकन है आपका सोनम। और इस बीच बाजार बंद होने को है आज और 2 दिन की छुट्टी रहेगी, फिर सोमवार को मार्केट रिएक्ट करेगा। आज विक्स कम हुआ तो बाजार ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज को बचा लिया। 53,500 बैंक निफ्टी का बचा, 24,000 निफ्टी का बचा। ध्यान रखा जाए इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेक डाउन नहीं किया। 24,000 से लेकर 24,450 500 वाली रेंज में अभी भी बाजार फंसा हुआ है, लेकिन इसने लोअर एंड को टेस्ट किया, बस यही पॉइंट है। 23,800 मेक ब्रेक लेवल जैसा काम करेगा, वो अभी तो टेस्ट नहीं हुआ। आज सुबह टेस्ट जरूर हुआ, लेकिन वापस रिकवरी से उस पॉइंट से मिली है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी खराब नहीं है इतनी। 950 शेयर अभी भी आपको एडवांसेस के अंदर दिखेंगे इस तरह की सिचुएशन के बीच में भी, जब 21.5 के आसपास का विक्स चल रहा हो। आज 2 मेजर कंटेंडर वेटेज वाले HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब दोनों 2% आज नीचे बंद हुए हैं। आज के जो टॉप गेनर्स बने, या मैं बोलूँगा जिनके लिए दिन काफ़ी अच्छा रहा मार्केट्स का, अगर आप देखेंगे तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प है, ब्रिटानिया है, इस तरह के कुछ एक शेयर्स हैं। टाइटन है, L&T है, टाटा मोटर्स है, इनके लिए दिन काफ़ी बेहतर रहा। BEL, ये कुछ एक शेयर्स थे। जिनके लिए दिन खराब था वो था ICICI बैंक, पावर ग्रिड और साथ ही ग्रासिम। इन सब के लिए आज थोड़ा दिन खराब निकला मार्केट्स के अंदर। अब 2 दिन की छुट्टी, लेकिन आज मार्केट के अंदर जो हुआ ये भी एक कैलकुलेटेड फॉल है। मैं इसको कोई ज़्यादा एग्रेशन नहीं मानता और ना ही इसके फॉल को मैं ज़्यादा कोई बड़े क्रैक देखता हूँ इस समय तक। तो सोनम श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। राजेश पालवी, आपका भी शुक्रिया। अक्षय पी भागवत, आपका भी शुक्रिया। अमोल अठावले, आपका भी शुक्रिया। और आज सब ने आपने हमने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए, हमें अपना शौर्य को और ऊंचा रखने के लिए भारत माता की जय और जय हिंद के साथ मैं आज शो को क्लोज करूंगा। शरद और मानसी भी मेरे साथ थे इस शो के अंदर। इस शो को हम क्लोज कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम आप देख पाएंगे कल की तैयारी, यानी कि सोमवार की तैयारी। नमस्कार।